नमस्कार। मैं सुबोध कुमार गुप्ता, प्लांटेशन क्रॉप मैनेजर धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की ओर से सभी द्राक्ष के किसानों का पूरे भारतवर्ष में सवाल आपके जवाब हमारे चर्चा सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। सवाल आपके जवाब हमारे में आज हमारे साथ में राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र पुणे महाराष्ट्र के प्रधान वैज्ञानिक वनस्पति रोगशास्त्र डॉक्टर सुजॉय साहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, 10 जून से 14 जून तक हमने हमारे फेसबुक पेज पर द्राक्ष के किसानों को अपने सवाल एक व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करने के लिए कहा था। मैं बहुत खुशी के साथ ये कहना चाहता हूं कि द्राक्ष के किसानों ने बढ़ चढ़ कर पूरे भारतवर्ष में इस सवाल जवाब जो हमारा कॉन्टेस्ट था उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी किसानों द्वारा सवालों की लड़ी सी लग गई और सभी किसान अपने सवालों का जवाब या अपनी समस्या का समाधान आपकी विशेषज्ञता द्वारा सुनना चाहते हैं। सर, जिसमें सबसे पहला सवाल जो मैं चाहता हूं कि आप उसका उत्तर दें वो ये है कि हम अपने द्राक्ष के फसल में ये कैसे पहचाने कि एंथ्रेक्नोज और बैक्टीरियल लीफ स्पॉट जो है वो आ चुका है। अभी द्राक्ष की जो एरिया है उसमें जो मौसम अभी चल रहा है, मतलब मॉनसून जब बारिश चालू हुआ है, कुछ रीजन पे हल्का पाउस देखा मैंने, कुछ रीजन से भारी पाउस का भी रिपोर्ट आया है और बारिश अभी कंटिन्यूअस है। मतलब 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे एरिया पे बारिश चल रहा है और फोरकास्ट भी ऐसा ही है। तो इसमें इस सिचुएशन में कार्पा, जो कि आपने इंग्लिश में एंथ्रेक्नोज बताए, बुर्शी कार्पा, और जो आप बैक्टीरियल स्पॉट बताए जो कि जीवाणु कार्पा, मतलब ज़ैंथो के नाम पे हमारे शेतकरी मित्रों ने उसको बहुत अच्छा से पहचानते हैं। तो ये दोनों का जो इन्फेक्शन है ये इस टाइम हम सारे द्राक्ष बगीचे में देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे जरूरी ये है कि ये अपने द्राक्ष की बगीचे में खड़े होके इन दोनों का शनाख्तकरण या दोनों का पहचान अच्छा से कर ले, क्योंकि जब तक पहचान ठीक से नहीं होगा तब तक आपका जो कंट्रोल मेजर है वो भी आप सही से नहीं कर पाओगे। तो पहले हम बोलते हैं कि कार्पा, जीवाणु कार्पा के लिए। जीवाणु कार्पा के लिए एक चीज जो मैं बार बार हमारे शेतकरी मित्रों और द्राक्ष बागायतदार बंधु जो इतने सारे हमारे साथ जुड़े हैं उसको हम बार बार सब चर्चा सत्र में बोलते हैं कि आप फील्ड पे जाके एक बार जहां पे पान की डंठल है उस डंठल की एरिया पे थोड़ा सा चेक करिए। मतलब सब डंठल चेक करिए, ये संभव नहीं है, लेकिन रैंडमली आप चेक जरूर करो। वहां पे आप देखोगे कि कोई भी कालापन हो, कोई भी ब्लैकिश रीजन, कालापन उस डंठल रीजन में है, डंठल और कड़ी जहां पे डंठल निकलता है उस पोर्शन पे, वो जो जंक्शन पे आपको देखना बहुत सही है। आप उससे सही से देखोगे तो वहां पे कालापन है, तो उसका मतलब वहां पे एंथ्रेक्नोज या बुर्शी कार्पा का आक्रमण हो चुका है। कभी कभी शेतकरी मित्रों ने ये मिस कर जाते, जब मिस कर जाते हैं तो ये सिम्टम वहां से, ये जो लक्षण है वहां से पान की तरह फैलते जाते हैं और फैलने के बाद पान के ऊपर हम गोला भूरा रंग की, भूरी रंग, ब्राउनिश स्पॉट्स देखते हैं। ये जो ब्राउनिश स्पॉट है कुछ दिन के बाद आप देखोगे वो सेंटर रीजन जो स्पॉट का है वो थोड़ा सा हल्का सा सफेद हो जाता है और स्पॉट को बॉर्डर बनाते हुए एक पीला रंग का रिंग होता है। मतलब हमारी पादप रोग विज्ञान में ये बोलते हैं कि जब आप गोला स्पॉट देखोगे, जब वो स्पॉट भूरा रंग होगा और भूरी कलर का होगा और फिर बाद में थोड़ा सा सफेद हो जाएगा और स्पॉट की बाजू में एक पीला रंग की रिंग होगा, गोला और पीला, ये है हमारे बुर्शी कार्पा की लक्षण। कुछ दिन बाद आप ये भी देखोगे उस स्पॉट के बीच में जहां पे सफेद रंग आपने देखा है वो मिट्टी में गिर जाता है और पान के ऊपर एक छेद दिखता है। मतलब गोला, पीला और छेद, इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट होल सिम्टम कहते हैं। लगता है कि दूर से किसी ने पान के ऊपर गोली चलाई। गोला, पीला और छेद, ये है हमारे बुर्शी का। ये अंतर करना बहुत जरूरी है। लेकिन जीवाणु कार्पा जो कि एक ही साथ
एक ही पान में हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जहां पे हम देखते हैं कि जीवाणु कार्पा आता है, जीवाणु कार्पा का सिम्टम इससे इजी होता है। कैसे? हम देखते हैं कि जीवाणु कार्पा में जो स्पॉट आता है वो गोला नहीं होता है, मतलब ना गोला, वो उबर खबर करके एक थोड़ा सा एंगुलर स्पॉट होता है। और आपको लगता है कि दूर से पान के ऊपर एक पानी से भीगा हुआ, वाटर सोक, पानी से भीगा हुआ स्पॉट पान के ऊपर है, और उसमें कोई भी पीलापन नहीं होता है, उसमें कोई भी छेद नहीं होता, मतलब ना गोला, ना पीला, ना छेद, यह है जीवाणु कार्पा। गोला, पीला, छेद बुर्शी कार्पा, ना गोला, ना पीला, ना छेद, यह है हमारे जीवाणु कार्पा। शनाक्तकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इनफैक्ट इस सीजन में बुर्शी कार्पा और जीवाणु कार्पा के आक्रमण एक साथ आता है, और पान में एक ही साथ में आप इसका सिम्टम्स देखते हैं। इसीलिए शनाक्तकरण फील्ड पे करिए, और फील्ड में शनाक्तकरण करने के बाद उसका जो भी कंट्रोल मेजर्स है वो आप इत्मीनान से बिना कोई शंका ले सकते हैं। सर बहुत बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है। हमारे किसान भाई ये जो आपने आंसर दिया उसको सुन करके वो डेफिनेटली जो है जीवाणुजन्य और बुरशीजन्य करपा का अंतर जो है जरूर अपने खेत में समझ पाएंगे। सर इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल हमारे किसानों का है कि इसके नियंत्रण के लिए क्या किया जाए? जो हमारा जीवाणुजन्य और बुरशीजन्य करपा है, इसके नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं? लेकिन ये सवाल जो है ये तो इसके साथ आना ही था, क्योंकि किसान शनाक्तकरण तो कर लिए हमारे शेतकरी मित्रों ने, लेकिन अभी इसको हम कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल का हमें दो चार चीज ध्यान पे रखें। जैसे कि एक, जब सिर्फ और सिर्फ बुर्शी कार्पा है, आपको अभी पता चल गया कि बुर्शी कार्पा है, जो सिर्फ बुर्शी कार्पा है तो उसमें आप थायोफेनेट मिथाइल 1 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजिम, मतलब बेंजइमिडाजोल ग्रुप का जो फंजीसाइड, जो बुर्शी नाशक है हमारे, थायोफेनेट मिथाइल 1 ग्राम या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का हिसाब से इसको आप फवारनी कर सकते हो। और ये फवारनी आप 7-8 दिन के बाद रिपीट जरूर करें, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि इतने दिन तक ये बुर्शीनाशक यूज हो रहा है तो जो बुर्शी है वो भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो डेवलप कर ही लेते हैं। तो फर्स्ट स्प्रे में हम इनिशियल कंट्रोल करेंगे, और सेकेंड स्प्रे में जो कि फॉलो अप स्प्रे है उससे हम बाकी जो रिमेनिंग इन्फेक्शन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी आपको ये लगता है कि थायोफेनेट या बेंजइमिडाजोल मतलब या कार्बेंडाजिम देने के बाद आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस समय हम ये बोलते हैं कि आप 1 राउंड हेक्साकोनाजोल 0.5 to 0.7 मिली शेंडा मारने के लिए हमारे ग्रोवर हेक्साकोनाजोल यूज करते हैं, तो उसमें ये काम भी आ जाएगा कि वो आपका जो बुर्शी कार्पा है उसको भी कंट्रोल थोड़ा बहुत कर देगा। तो ये जब है हमारी बुर्शी कार्पा। जीवाणु कार्पा के लिए एनआरसी ग्रेप्स ने स्टडी करके एक कंट्रोल मेजर बताया है, वो है कि उसमें आप जरूर मैंकोजेब का फवारनी करें। मैंकोजेब तो आप हैबिट स्प्रे करते हो, डाउनी के लिए हमारे जो शेतकरी मित्र है वो मैंकोजेब का स्प्रे करते हैं, तो हमारी सिर्फ यही सलाह है, यही मैंकोजेब स्प्रे आप 1 की जगह 2 बार करो, तो उसमें आपका जो जीवाणु कार्पा है उसका कंट्रोल हो जाए। कुछ क्षेत्र में हमारा ये रिकमेंडेशन भी है कि आप कॉपर का स्प्रे, ताम्र युक्त जो भी बुर्शीनाशक है, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, जैसे कि बोर्डो मिक्सचर। हमारे एनआरसी ग्रेप्स में से एक स्टडी था जिसमें हमने देखे हैं कि कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है ये हम बहुत सारे डोज पे लिए थे, 0.5, 1, 1.5, 2, और उसमें से 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी का हिसाब से हम जब कॉपर हाइड्रोक्साइड का स्प्रे करते हैं, जो कि हमारे जीवाणु कार्पा के लिए भी कंट्रोल करते हैं। हम ये तो जरूर जानते हैं कि कॉपर डाउनी के लिए भी अच्छा कंट्रोल देते हैं, तो कॉपर जीवाणु कार्पा के लिए भी
एक अच्छा सा कंट्रोल दे सकता है। दोनों के लिए, स्पेशली बुर्शी कार्पा के लिए हमारा यह सलाह है कि ये जो महीना है, मतलब जुलाई अगस्त, जो आगे की महीना जून एंड जुलाई अगस्त, इसमें ट्राइकोडर्मा का फवारनी जरूर करना। ट्राइकोडर्मा का फवारनी करना इसीलिए जरूरी होता है कि इस टाइम मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा होता है, पान के ऊपर थोड़ा मॉइस्चर रहता है। ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई करके वो आपका पौधे जो है, पान जो है, उसमें एडिशनल प्रोटेक्शन जरूर देगा। ये रहा हमारा बुर्शी कार्पा और जीवाणु कार्पा जब अलग अलग हिस्सों में पान के ऊपर इंफेक्शन करता है। समस्या वो नहीं है, समस्या यही आता है जब बुर्शी कार्पा और जीवाणु कार्पा दोनों एक साथ हमारे फील्ड पे आते हैं। उस टाइम हम बोलते हैं कि आप कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का रेडी मिक्स जो है, वो आप बहुत सारे ब्रांड नेम में मार्केट में मिलता है। कार्बेंडाजिम शायद 12% और मैंकोजेब शायद 63%, 12+63, 75 WP का जो फॉर्मुलेशन है कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का जो रेडी मिक्स फॉर्मुलेशन, उसको आप यूज करो 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे एनेक्चर 5 में है और वेबसाइट में भी मिलते रहेंगे आपको। और एक जो नए दवा हमारे मार्केट में अभी आए हैं वो है कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का रेडी मिक्स। यहां पे हमें यह बात बोलना चाहते हैं कि जीवाणु कार्पा के लिए भारत सरकार की जो अथॉरिटी है, CIB, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, CIBRC, जीवाणु कार्पा के लिए अभी तक लास्ट ईयर तक हमारे पास कोई भी लेबल क्लेम्ड फंजिसाइड, मतलब भारत सरकार द्वारा स्वीकृत द्राक्ष में यूज करने वाले, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत द्राक्ष में यूज करने वाले जीवाणु कार्पा के लिए हमारे पास कोई भी बुर्शीनाशक नहीं थे। हम कॉपर से काम चलाते थे, जैसे हमारे रिसर्च फाइंडिंग है, मैंकोजेब से काम चलाते थे और उसमें रिजल्ट चांगला है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट ठीक नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने 2020 में हम लोगों को और एक बुर्शीनाशक का स्वीकृति दिया है। ये जो कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का रेडी मिक्स है, जो मार्केट में आपको मिलेगा, इसका डोज है 750 ग्राम पर हेक्टर। हेक्टर में 1000 लीटर पानी मान के चले तो 0.75 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको आप फवारनी करोगे तो ये एक प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों ही कंट्रोल आपको दे देगा। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव कैसे? कॉपर जो है वो आपको प्रिवेंटिव कंट्रोल देगा। कासुगामाइसिन जो कि एक प्लांट बेस्ड एंटीबायोटिक है, प्लांट के लिए ही एंटीबायोटिक है, वो आपको क्यूरेटिव कंट्रोल भी दे देगा। तो ये जो जीवाणु कार्पा के लिए ये जो स्पेसिफिक एक दवा हमें मिल गया है, ये शेतकरी मित्रों को बहुत सा काम पे आएगा। हम लोग के पास ये इंफॉर्मेशन था कि सांगली एरिया में कासुगामाइसिन या वालवा एरिया में, रेजिन एरिया में, सोलापुर एरिया में कासुगामाइसिन ग्रेप ग्रोअर्स यूज करते थे, लेकिन वो लेबल क्लेम नहीं थी। लेकिन आज अब जब हमारे द्राक्ष की अनुसंधान संस्थान ने ये डेटा जनरेट किया और आपको भारत सरकार ने ये स्वीकृति दिया है, फाउंडेशन प्रूनिंग में, खरट छाटनी में आप इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। लेकिन फल छाटनी में भी आप करोगे तो फ्लावरिंग का पहले, फ्लावरिंग के टाइम से ये दवा यूज नहीं करने का। फ्लावरिंग का पहले आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पे अक्टूबर नवंबर तक भी हम कार्पा या जीवाणु कार्पा का इन्फेक्शन देखते हैं। जब मॉनसून थोड़ा लेट होता है तो जीवाणु कार्पा का इन्फेक्शन भी लेट होता है। तो ये रहा हमारी टोटल पैकेज। कार्पा, जीवाणु कार्पा एक साथ कार्पा के साथ जब आते हैं, लेकिन सितंबर अक्टूबर महीने में ट्राइकोडर्मा का फवारनी करना जरूरी है। हरू फवारनी करना है 2 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और ड्रिप में ट्राइकोडर्मा सोरून देना, ये एक मेजर प्रैक्टिस जो हमारे
ग्रेप ग्रोअर्स को लेना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतना विस्तार से आपने करपा को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो जीवाणुजन्य हो चाहे वो बुरशीजन्य हो, उसके विषय में आपने हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। सर एक और प्रश्न आया है, वो प्रश्न जो है स्टिकर से रिलेटेड है। जैसे बारिश में किसान भाई हमारे स्टिकर का प्रयोग करते हैं, तो सवाल सर ये है कि सिलिकॉन बेस्ड या ऑर्गेनिक ऑयल या और कोई स्टिकर, तो कौन सा स्टिकर जो है वो हमारे किसानों के लिए बेहतर रहेगा? देखिए, ये भी हमारे एक जो रिसर्च फाइंडिंग है वो आपसे मैं शेयर कर सकता हूँ। हम लोगों ने नॉर्मल, एक तो हम लोगों ने स्टिकर यूज किया ही, एक जगह पे एक प्लॉट में स्टिकर यूज नहीं किया, एक जगह पे नॉर्मल जो मार्केट में मिलता है वो स्टिकर यूज किए, और थर्ड हम लोगों ने सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर यूज किए। उसमें सिर्फ हम लोगों का यही अनुभव है, जहां पे आपने स्टिकर यूज नहीं किए हैं वहां पे प्रोटेक्शन जरूर कम है, वहां पे बुरशी का आक्रमण करने का जो चांसेस है वो ज्यादा होता है। लेकिन जहां आप थोड़ा बहुत स्टिकर यूज किए हैं, नॉर्मली मान लीजिए, मैं कोई ब्रांड की नाम नहीं बताऊं, नॉर्मल जो स्टिकर आप मार्केट में मिलता है वो आप यूज करें, तो उसमें बुरशीनाशक जब आप टाकी में मिक्स करके स्प्रे करते हो, थोड़ा बहुत पान के ऊपर फैलता तो जरूर, लेकिन वो बुरशीनाशक पान के अंदर नहीं जाता। थर्ड जो हमारा है वो है हमारा सिलिकॉन बेस्ड। सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर में एक चीज जो है वो ना सिर्फ पान के ऊपर फैलता है, थोड़ा बहुत पान के अंदर जाके जो अपर लेयर्स है, एपिडर्मिस, क्यूटिकल, जो कि हम साइंटिफिकली इंग्लिश में बोलते हैं, उस एरिया में भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि मान लो कि बुरशी का बीज अंदर घुस भी गए, तो वो जो ऊपर का लेयर में जो दवा आपने स्टिकर की तहत, आपने सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर की मदद से वो जो दवा थोड़ा अंदर घुसा के रखे है, वो आपको प्रोटेक्शन देती है। मतलब ऊपर में भी प्रोटेक्शन और थोड़ा बहुत अंदर में भी प्रोटेक्शन। तो इसमें हमारी सलाह ये रहेगा, और इस मौसम में तो जरूर, कि सिलिकॉन बेस्ड एडजुवेंट और सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर आप यूज करें। सर ये सवाल का जो आपने जवाब दिया ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अभी बारिश जो है वो रुक रुक करके बारिश भी हमारे किसानों को परेशान कर रही है। सर एक और सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि स्टेप्टोसाइक्लिन का किसान काफी अधिकतर यूज हमारे किसान कर रहे थे, और कुछ किसानों ने बोला कि इसका यूज हमें नहीं करना चाहिए फील्ड में अब, और अगर नहीं करना चाहिए सर स्टेप्टोसाइक्लिन का, तो क्यों नहीं करना चाहिए, और इससे बेटर अल्टरनेटिव हमारे किसानों के लिए क्या हो सकता है? देखिए, अभी इसके बारे में मैं बहुत बार बहुत सारे फोरम्स में बात किया हूं, और सिर्फ ये नहीं, स्टेप्टोसाइक्लिन जो है वो दो एंटीबायोटिक का मिक्सचर, एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन और एक है टेट्रासाइक्लिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों को मिक्सचर करके हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बनाते हैं, और किसान भाइयों का ये सदियों से चल रहा है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज बहुत ज्यादा मैंने देखा हूं, सब्जी में देखा हूं, पैडी में देखा हूं, बैक्टीरियल लीव, जहां पे बैक्टीरिया मिला तो हमारे किसान भाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का फवारनी धुआंधार करते रहते। अभी ये जब हम देखते हैं ना, तो हमारे जो इंसान की तरह हमारे एक शंका होता है। क्यों शंका होता है? क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये इंसान की दवा है भाई साहब, ये इंसान की दवा है, और ये टीबी जैसे, ट्यूबरकुलोसिस जैसे डेंजरस रोगों के लिए डॉक्टर्स यूज करते। ये रहा। नेक्स्ट है हम टेट्रासाइक्लिन। ये जो साइक्लिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है, एक एंटीबायोटिक का नाम इसी ग्रुप का मैं अभी करूंगा, इस टाइम पे शायद सबको ये मालूम है, और वो है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन हम देखते हैं कि डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करते थे, ये कोविड का सिचुएशन। तो ये जो साइक्लिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का एक साइंटिफिक स्टडी है।
आप इंटरनेट पे जाओ, जाके इसको डालो तो आपको मिल जाए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो उन्होंने एक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दिए थे कि ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ये जो एंटीबायोटिक है, ये सारे मनुष्य के दवा है, इंसान की दवा है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं, शायद रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन जो केमिकल जो इस पार्ट, मतलब मान लीजिए आपने 5 लीटर पानी में यूज किए, जो केमिकल यूज नहीं हुए वो आपको मिट्टी पे रहेगा, पीने का पानी में जाएगा। धीरे 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 हमारे जो बैक्टीरिया इंसान की बीमारी करते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरियल इंफेक्शन, इसका अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट हो जाए। मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ये एक मेजर इश्यू है। बहुत टाइम पे आप देखेंगे कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद हमारी बीमारी कम नहीं होता। कारण ये, मतलब कारण सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन एक कारण ये है कि जो दवा हमें पौधे के ऊपर नहीं करना चाहिए वो हम क्यों करें। पोमग्रेनेट में तेलिया होता है और मैंने देखा हूं बहुत सारा फवारनी जाता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का। IRI का विशेषज्ञ वैज्ञानिक जो है, उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था कि इसमें काम नहीं होता, हमें टोटल कल्चरल मैनेजमेंट में जाना चाहिए, एक पैकेज यूज करना चाहिए। तो द्राक्ष के बारे में मैं बता सकता हूं। दालिम में क्या हुआ वो मेरे आज के डेट में इस चर्चा सत्र का विषय नहीं है। द्राक्ष में स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का कोई भी लीगल, कोई भी स्वीकृति भारत सरकार ने नहीं दिया, तो इसीलिए हमें इसको यूज ना करें तो बेहतर है। ये पूरा इंफॉर्मेशन, ये जो संदेशा NRC ग्रेड से है कि जो लेबल क्लेम नहीं है उसको हम यूज नहीं करेंगे, जो लीगल नहीं है वो हम यूज नहीं करेंगे। तो अभी हमारे पास चारा क्या है? अभी आपने प्रश्न किए थे कि हम क्या यूज करें। आपने देखा है कि मैंने कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था कि एक प्लांट के लिए जो एंटीबायोटिक है, जैसे कि कासुगामाइसिन, इसका एक दवा तो मार्केट में अवेलेबल है, कासुगामाइसिन और कॉपर, जो कि आपका बैक्टीरिया के लिए काम करेगा। हैबिट स्प्रे करिए, मतलब कॉपर का लेयर देने से उसको प्रिवेंट करो। कहीं पे आज या कल में हम NRC ग्रेस में से फेसबुक लाइव पे जाएंगे, आप वो भी जरा फॉलो कर लीजिएगा। कहीं पे आपको लगा कि थोड़ा बहुत इंफेक्शन चालू है, तो वहां पे रिपीट स्प्रे मारी 10 दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद, तो फिर उसमें आपको कंट्रोल मिलेगा। प्लांट बेस्ड एंटीबायोटिक यूज करना सेफ है। सेफ फूड हमारे सरकार की एक मेजर इशू है, रेसिड्यू हमारे मेजर इशू है, वो भी द्राक्ष में। तो इसीलिए जहां स्वीकृति नहीं है, जहां CIB-RC ने हमें मना किया है, जहां CIB-RC बोलते कि मत दो इसको, वो हम नहीं दें। हम डेटा जनरेट करें, सेफ्टी हम इसका जनरेट करके पता करके हाँ ये सेफ है, इस डोज पे हम दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं देंगे। लेकिन जहां पे रिकमेंडेशन नहीं है वहां देने का नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। सर बहुत शुक्रिया हमारे किसानों को बताने के लिए। तो हमारे सभी किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी एनेक्शर में और जो भी NRCG द्वारा स्वीकृत दवाइयां हैं, जो भी हमारे स्प्रे हैं, उनका ही वो प्रयोग करें। सर अगला सवाल है कि इस बार फाउंडेशन प्रूनिंग होने के बाद में सांगली एरिया में पाउडरी मिल्ड्यू का जो है वो प्रभाव देखा गया है, इंसिडेंस जो है वो देखा गया है। सर ये कितना, इस स्टेज पे ये कितना इन्फेक्शियस हो सकता है, और इसके लिए सर इसके नियंत्रण के लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है हमारे किसानों के लिए? पाउडरी मिल्ड्यू इस सीजन पे आने का मतलब ये है, जिस बगीचे में आए हैं उसमें जरूर पिछले सीजन में भी पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन था, या पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन था उसका नजर में नहीं है, हो ही सकता है, ये क्वाइट नेचुरल है। मान लीजिए कि फल की जो डंठल है, बेरी का जो डंठल है, वहां पे थोड़ा बहुत इन्फेक्शन था, छाटनी करने का टाइम उलांडा से खोड के ऊपर स्पोर गिरा था, जो हम बार बार बोलते हैं,
ये पुराना इन्फेक्शन के कारण ये हो सकता है कि बुर्शी का कुछ बीज रह गया है, कुछ एरिया ड्राई था। एक पीरियड था हमारे महाराष्ट्र में और सांगली एरिया में जहां पे टेम्परेचर भी थोड़ा हाई था, ड्राई एरिया था, ड्राई मौसम चल रहा था बारिश आने से पहले, तो उसमें इन्फेक्शन हुआ। टेम्परेचर भी काफी लो था कुछ एरिया में। तासगांव एरिया में कुछ जगह से रिपोर्ट आया मेरे पास कि ऐसा है। तो ये पुराना इन्फेक्शन के कारण है। खरड़ छाटनी में एनआरसी ग्रेप्स का यही रिकमेंडेशन है, आप कोई भी अंतर प्रवाही बुरशीनाशक जैसे कि ट्रायाजोल्स, जैसे कि मेट्रोफेनॉन, जैसे कि फ्लूपायरम टेबुकोनाजोल, जैसे कि साइक्लोफेनामेड, ये जो स्पेशलाइज्ड केमिकल्स है हमारे, इसका इस्तेमाल मत करो। खरड़ छाटनी में आपके पास भूरी आए तो वो जो हेक्साकोनाजोल आप शेंडा मारने के लिए कर रहे हो ना, वो थोड़ा आपका काम आए। उसमें आप हेक्साकोनाजोल यूज करो या आप डाइफेनाकोनाजोल यूज करो, 0.7 to 1 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से, वो आपका काम में आ जाएगा। हो जरूरत होगा तो 1 राउंड और मार सकते हो, फवारनी कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन हम नहीं करेंगे। इस सीजन पे सल्फर का यूज बढ़ाओ। कहीं पे माइट का इन्फेक्शन भी आ जाएगा, वो मेरा कीटक वैज्ञानिक बताते हैं कि कहीं कहीं इस सीजन पे माइट भी देखते हैं सर। तो वो जो बताते हैं उसी के हिसाब से मैं बोलता हूं कि जहां पे माइट है और जहां पे थोड़ा बहुत पाउडरी चालू है, आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भूरी का स्पॉट पान के ऊपर है, पाउडरी का स्प्रे कंट्रोल के लिए सल्फर और सिर्फ सल्फर, दोनों सल्फर का बीच में 1 राउंड एम्पेलोमाइसिस का स्प्रे आप कर सकते हैं। एम्पेलोमाइसिस जैविक है, हम बार बार ये बोलते हैं कि केमिकल के साथ जैविक का ये जो मिश्रण, ये जो मेल बंधन जिसको हम कहते हैं, जो सिनर्जी, ये काफी आता है। और हम देखे हैं कि सल्फर के साथ एम्पेलोमाइसिस का यूज करेंगे तो उसमें सिनर्जी जरूर मिलते हैं। हमारे एक पब्लिकेशन रिसेंटली एक्सेप्टेड हुआ है, आ जाएगा। तो ये सल्फर का यूज आप जरूर करें। सल्फर, एम्पेलोमाइसिस, सल्फर। एम्पेलोमाइसिस नहीं है तो सिर्फ सल्फर सल्फर सल्फर। और स्पेशलाइज्ड केमिकल कभी जरूरत होगा तो 1 राउंड ट्रायाजोल आप दे सकते हैं। फल छाटने के बाद जब लेट स्टेज में आता है, हमारे फ्लावरिंग के बाद, बेरी सेटिंग के बाद, उस टाइम हमारे पाउडरी के लिए हम जितने सारे हमारे ये जो ब्रह्मास्त्र है वो हम यूज करें। अभी नहीं। सर ने सभी किसानों को ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने का सही समय बता दिया है। तो ये जानकारी बहुत जरूरी थी कि हमें ब्रह्मास्त्र को संभाल के रखना है, जब असली युद्ध का समय आएगा तब हमें उसका प्रयोग करना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का बहुत अच्छे से जवाब देने के लिए। सर अगला सवाल है कि क्या सही समय डाउनी मिल्ड्यू के नियंत्रण का क्या सही समय है, और कौन सी ऐसी केमिस्ट्री है जिनसे हमें डाउनी मिल्ड्यू के लिए काफी अच्छा कंट्रोल या हमें लॉन्ग ड्यूरेशन कंट्रोल ऐसा मिल सके। खरड़ छाटनी में अभी जो सीजन है इसमें टेम्परेचर 30 के आसपास जाएगा, तो कुछ एरिया में शायद आप डाउनी मिल्ड्यू देखेंगे खरड़ छाटनी में। लेकिन जून महीने में यूजुअली वी डू नॉट सी, हम जून महीने में ज्यादातर का डाउनी मिल्ड्यू नहीं देखते। कुछ एरिया जो अर्ली प्रूनिंग, अगस्त मिड में शायद 5-7 पान की स्टेज पे रहेंगे, उस स्टेज पे जुलाई अगस्त के अर्ली प्रूनिंग। डाउनी मिल्ड्यू का मेजर टाइम है हमारे सितंबर अक्टूबर। तो जुलाई अगस्त जहां पे अर्ली हुआ है और जहां हम लेट चलेंगे सितंबर अक्टूबर एंड तक। ईयर बिफोर लास्ट 2018-19 में मैंने नवंबर में भी देखा था, वरखेड़ा एरिया में कहीं पे डाउनी मिल्ड्यू उस टाइम पे भी था। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि ये जो सीजन है इसमें आप मैंकोजेब का यूज जैसे कर रहे हो वो करते जाओ। दोनों स्प्रे ऑफ मैंकोजेब के बीच में एक स्प्रे आप पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फास्फोरस, जो कि मार्केट में आपको मिलता है 2 ग्राम, उसके साथ मैंकोजेब 2 ग्राम टाकी में मिक्स करके फवारनी करो। 2 ग्राम क्यों बोला, 4 ग्राम नहीं बोला।
2 ग्राम इसीलिए कि ये जो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फास्फोरस है, 2 ग्राम में ये इसका प्रिवेंटिव मिलता है। कहीं पे आपको लगा कि थोड़ा बहुत धब्बा आपको दिख रहा है, ऑयली स्पॉट्स दिख रहा है, कुछ एरिया नासिक में जहां पे दौ है, वहां पे कुछ केमिकल आजकल मार्केट में मिलता है जिसमें आप स्प्रे करने के बाद पान के ऊपर जो पानी है वो सूख जाता है, उसके बाद आप फवारनी कर सकते हो। तो वो केमिकल देखो मार्केट में मिलता है कि नहीं, वो आप यूज करो। दौ है तो फिर डस्टिंग करो। डस्टिंग ऑफ मैंकोजेब 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना जरूरी है उसी एरिया में जहां पे बारिश हरू हरू हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आपको 2-3 घंटा का विंडो नहीं मिल रहा है फवारनी करने का, उस टाइम पे मैंकोजेब का स्प्रे कर। लेकिन जब आपका फल छाटनी हो चुका है, उसी टाइम पे आपको जरूर प्रोटेक्शन देना है। उसमें कोई ये नहीं है कि हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे। उसमें क्या प्रोटेक्शन, हमारे पास CAA फंगिसाइड है, जैसे कि डाइमेथोमॉर्फ, जैसे कि मैंडीप्रोपोमाइड। डाइमेथोमॉर्फ 1 ग्राम, मैंडीप्रोपोमाइड 1.5 ग्राम, इप्रोवैलिकार प्रोपिनेप का जो मिश्रण है उसको आप यूज कर सकते हैं। फ्लावरिंग के बाद हम साइमोक्सिनिल मैंकोजेब का यूज करेंगे। मैंकोजेब के बारे में कुछ पाबंदी है, ये हम फल छाटने के बाद ही बात करेंगे, ये चर्चा सत्र और डिस्कशन करने के लिए नहीं। तो जिसके पास शंका है तो वो फल छाटने के बाद जाइरम का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में बुलेटिन और इंफॉर्मेशन बाद में एनआरसी ग्रेड से जाएगा। कुछ नया केमिस्ट्री जो है, जो कि सांगला कंट्रोल देता है, तगड़ा कंट्रोल देता है, जैसे कि हम QII क्विनोन इनसाइड इनहिबिटर बोलते हैं, जैसे कि एमिसाल्ब्रोम। एमिसाल्ब्रोम का यूज आप कर सकते हो, जो कि आपका डाउनी का कंट्रोल करते हैं, जैसे कि साइजोफेमिड। ये दोनों जो नया केमिस्ट्री है, साइजोफेमिड शायद 2-3 साल पहले आया है, एमिसाल्ब्रोम शायद 1 साल पहले आया। तो ये जो नया केमिस्ट्री है, इसका इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हो, लेकिन वो फल छाटनी के बाद। फल छाटनी के बाद सितंबर में आपका फल छाटनी हो, तो फल छाटनी के बाद 35-40 दिन तक, जो हमारे डॉक्टर सावंत एक थंब रूल बता के गए थे कि 35-40 दिन तक हम डाउनी को कंट्रोल कर दे, तो उसके बाद सेफ। तो आपके पास जितने सारे ब्रह्मास्त्र जो मैंने कहा ना, जो आपके पास जितने सारा स्पेशलाइज्ड केमिकल है, जैसे कि एमिसाल्ब्रोम, जैसे कि डाइमेथोमॉर्फ, जो कि डाउनी या केवड़ा के लिए एकदम स्पेसिफिक है, उसी टाइम पे यूज करें। 2 फवारनी करिए तो इसमें आपका कंट्रोल अच्छा से मिल जाएगा। लास्ट ईयर जो रिपोर्ट है मेरे पास, डाउनी का इन्फेक्शन था, लेकिन उतना नहीं था, क्योंकि क्षेत्रीय मित्रों ने एनआरसी ग्रेप्स का जो रिकमेंडेशन है, जैसे हम लोगों ने बोले हैं, वो फॉलो किया और उसका बहुत तगड़ा रिजल्ट। सर, आखिरी सवाल जो है वो एकदम अलाइन करता है जो एनआरसी ग्रेप्स जो है वो सोचता है। तो आखिरी सवाल ये है कि रेसिड्यू फ्री ग्रेप्स हार्वेस्ट के लिए ऐसी कौन सी मुख्य बातें हैं जिनका हमारे किसान भाई ध्यान रखें। सर, एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि आपने जितने भी सेशंस लिए हैं, आप जितना भी आपने फेसबुक लाइव एनआरसीजी के आपने किए हैं, सब में आपने एक ये बहुत अच्छी बात हमारे किसान भाइयों को हमेशा समझाई है कि हमें रेसिड्यू फ्री ग्रेप्स जो है वो हमारा एक मिशन है। हम चाहते हैं कि हमारा हर किसान जो है रेसिड्यू फ्री ग्रेप्स जो है हमारी कंट्री को जो है वो दे सके। तो सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो है वो यही है कि ऐसे कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमारे रेसिड्यू फ्री ग्रेप्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, रेसिड्यू फ्री ग्रेप्स एक पैकेज है, ऐसा नहीं है कि हम रेसिड्यू फ्री ग्रेप्स बोले और रेसिड्यू फ्री ग्रेप्स प्रोडक्शन हो गए, नहीं होता। इसके लिए जैसे कि नासिक में हमारा एक ट्रायल चल रहा है, 5 लोकेशन में हम लोगों ने ट्रायल लिया है, या तीसरा साल। पहला साल जब लिए थे तब उसमें किसान ने 20 से 21 फवारनी केमिकल का किए और बीच बीच में जैविक का व्यवहार किया। सेकेंड ईयर में वो 20 से घट के हो गया 10 या 11।
लॉकडाउन के पहले हम लोगों ने एक ही चर्चा सत्र फील्ड पे जाके कर पाए, वो पिंपल गांव में, जहां पे हम देखे वो 11 से घट के अभी हो गया 6 या 7। 6 या 7 करने का कारण यह है कि आप जब केमिकल यूज करें, इसके साथ जैविक का व्यवहार करना बहुत ही जरूरी। पहला स्टेप, ड्रिप में से हर महीने एक बार ट्राइकोडर्मा को छोड़ना जरूरी है। बारिश हो या ना हो, टेम्परेचर क्या रहे ना रहे, उससे देखना नहीं है। महीने में एक बार, आपके पास कैपिटल है, लेबर है, तो मैं तो कहता हूं कि महीने में 2 बार, कुछ अच्छा किसान ने हफ्ते में 1 बार कर दिया। ये जो ट्राइकोडर्मा आप मिट्टी पे छोड़ रहे हो ना, इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, जो कि 2 साल के बाद आपको पता चले। सेकेंड, जो मैंने बताया कि जुलाई अगस्त में फवारनी करना ट्राइकोडर्मा का कितना जरूरी होता है, वो आपको करना ही है। और बीच बीच में आप करते जाओ, बीच बीच में आप करते जाओ। थर्ड, भूरी के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेसिड्यू भूरी का ही आता है। भूरी का जो बुरशीनाशक आप यूज करते हो ना, जैसे कि फ्लूपैरम, टेबुकोनाजोल, मेट्राफेनॉल, माइक्लोबुटानिल, इसी का रेसिड्यू ज्यादा आता है, क्योंकि आप उसमें उसको बाद में यूज करते हो। उसी टाइम में सल्फर का यूज बढ़ाओ, साथ में एम्पिलोमाइसिस का यूज डबल करो। मतलब इस साल आपने 4 स्प्रे किया है तो नेक्स्ट साल 8 करने का जरूरत करो, केमिकल को कम करो। उसका मतलब ये नहीं है कि केमिकल मत दो, केमिकल देना ही है, लेकिन सोच समझ के देना है। कोई भी स्पेशलाइज्ड केमिकल हो, मेट्रोफेनॉल 2 राउंड, साइक्लोफेनामेड 2 राउंड, इससे ज्यादा नहीं। वो जो 3-3, 4-4 चलते गए, वो नहीं करना एक्सपोर्ट के लिए। और एक्सपोर्ट की बात मैं क्यों करूं? 10% तो एक्सपोर्ट होता है, 90% तो मैं और आप खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं घर की। सेफ फूड भारत सरकार का एक मिशन है, तो ये हमें लेके चलना चाहिए। हार्वेस्ट की ठीक पहले 2 राउंड बैसिलस सबटिलिस जरूर करो। इसमें क्या होता है, सरफेस के ऊपर जो भी केमिकल है, बैसिलस सबटिलिस इसको न्यूट्रलाइज करती है। मान लीजिए लेट स्टेज में 55 दिन 60 दिन के बाद फल छाटने के आपके पास डाउनी आया, तो उसका मतलब तो ये नहीं आप स्प्रे नहीं करोगे। उसी टाइम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फास्फोरस 4 ग्राम, मैंने 2 ग्राम बोला था पहले, क्यूरेटिव के लिए 4 ग्राम, और उसके साथ मैंकोजेब 2 ग्राम, उसको फवारनी करो। इसके बावजूद आपको लगता है कि डिजीज है, तो क्लोरीन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना है, ओजोनाइज्ड वाटर का इस्तेमाल करना है, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करना है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यूज करना है। तो ये जो ऑल्टरनेटिव केमिकल्स है, जिसका रेसिड्यू इश्यू नहीं है, जिसका लेबल क्लेम का जरूरत नहीं है, इसको आप यूज करें। काइटोसन, इसको आप यूज करो, साथ में सल्फर यूज करो। काइटोसन और सल्फर का एप्लीकेशन में न सिर्फ बेरी क्रैकिंग, पाउडरी का भी अच्छा कंट्रोल मिलता है, ये हमारे एनआरसी ग्रेप्स का यूज है। तो ये जो केमिकल और जैविक एकात्मिक रोग व्यवस्थापन, ये होना बहुत जरूरी। कभी कभी हम सोचते हैं कि सिर्फ केमिकल से हम काम चला लेंगे, नहीं होता है। सिर्फ जैविक से, ऑर्गेनिक करेंगे, नहीं होता है। जुडिशियस यूज, और आप देखोगे, आप यूज करोगे ना, तो 8 से 10, कभी कभी 5-6 फवारने में ही आपका काम चल जाएगा। हम डर के मारे ज्यादा स्प्रे करते। हर वक्त मेरे पास व्हाट्सएप आता है, इसके सर कल बारिश हुआ, आज कुछ ले लूं क्या? तो ये जो साइकोलॉजी, ये साइकिल, ये थोड़ा चेंज करना, क्योंकि रेसिड्यू फ्री ग्रेप्स ये सिर्फ हमारे मिशन नहीं है, ये सरकार का मिशन है। तो ये हमें अचीव करना ही है। सरकार की जो इच्छा है वो हमें अचीव करना है। वो हम कैसे करेंगे? आप ही के साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये मिशन को हम भी आपके साथ में आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे, और हमारे सभी किसान भाई जिन्होंने आज आपको सुना, वो सुनकर कर ये समझ चुके होंगे कि सफलता जो है वो एक शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए हमारे को पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो आज आपने हमारे सभी द्राक्ष के किसान भाइयों को वो जानकारी दी, और इस जानकारी का प्रयोग करके वो सभी
अपनी द्राक्ष की खेती में काफी अच्छा उत्पादन, क्वालिटी उत्पादन आपके लिए, मेरे लिए रेसिड्यू फ्री ग्रेप्स जो है वो जरूर लेकर के आएंगे। सर, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आज का हमारा जो सवाल आपके जवाब हमारे सत्र था, चर्चा सत्र था, उसमें आपको सवाल जो है वो कैसे लगे? कि सवाल तो एक है कि ये ऐसी सवाल है जो हमें हर वक्त हर दिन किसान से आता है और हमें खुशी है कि ये सब सवाल हम व्हाट्सएप के तहत, हम फेसबुक लाइव, हमारे यूट्यूब के तहत किसान भाइयों को दे सकते हैं, क्योंकि हालात अभी ऐसा है कि हम फील्ड पे नहीं जा पा रहे। और सवाल जो है ये एकदम बिल्कुल टाइम ऑनर्ड है, मतलब इस समय का समय उपयोगी जिसको हम कहते हैं, जो इस समय पे होना चाहिए वही सवाल है। और यही सवाल जो किसान के मन में एक बबल की तरह, बुलबुला की तरफ हर टाइम डेवलप होता है ना, तो एक ये फोरम में ये एड्रेस करके नॉट ओनली एज प्लांट पैथोलॉजिस्ट, लेकिन हमारे जो अंगूर की अनुसंधान संस्थान है, जिसका हर वक्त कोशिश ये रहता है कि आउटरीच प्रोग्राम हम कैसे पहुंचे, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रोग्राम अब सभी क्रॉप में करें, और आने वाले जो सीजन है, जब क्रिटिकल टाइम होता है, जैसे फल छाटनी, जैसे कि बेरी सेटिंग, इसी टाइम पे ये सवाल जवाब की प्रोग्राम बार बार होना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे सभी किसान भाइयों के लिए, ना ही महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, जहां पे भी अंगूर की खेती होती है, वहां के सभी किसानों को जो आपने आज जवाब दिए हैं उनके सवालों के, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू।